मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद गौरव। मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज जो है मैं आपके बीच में लेके आया हूँ फिर से एक नया वीडियो जो कि है ज्योग्राफी पार्ट 2। इससे पहले जो है हम पार्ट फर्स्ट के अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें जो है हमने ज्योग्राफी में डिस्कस की थी। तो आप लोगों ने आई होप सभी ने वो वीडियो देख लिया होगा। जिसने नहीं देखा तो वो प्लेलिस्ट में जाके उसको ज़रूर देखिए, जिसमें हमने सारा जो है जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसका इंट्रोडक्शन, आपके अक्षांश, देशांतर, ये सारी की सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो आज और उसमें जो ग्रह हैं, अदर जो क्या होते हैं, गैलेक्सी क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने बताया है आपको। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो ज़रूर उसको देखिए। उसके बाद आज जो है हम नया पार्ट जो है उसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं पृथ्वी की जो है अलग अलग प्रकार की गतियाँ, उसके अलावा आंतरिक संरचनाएँ और और भी जो है बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप इस पूरा वीडियो को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने कुछ काम की चीज़ देखी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले दोस्तों मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास जो भी नोट्स अवेलेबल होंगे वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम आज जो है वो पृथ्वी की जो गतियाँ हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ज्योग्राफी जो है आपके पास दोनों ही चीज़ें सिलेबस के अंदर है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी और इंडियन ज्योग्राफी भी। तो ये काफ़ी लेंदी सिलेबस है, लेकिन उसके हिसाब से मैं काफ़ी शॉर्ट करके आपको चीज़ें बता रहा हूँ ताकि जो है वो जल्दी से जल्दी हम 5-6 वीडियो के अंदर जो है पूरी की पूरी ज्योग्राफी को कवर कर दें। ओके, तो इसी सीरीज़ में जो है आज सेकंड जो हम वीडियो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वी की गतियाँ के बारे में। तो हम सब जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो अपनी भाई दो प्रकार की गतियाँ करती हैं, है ना। कौन कौन सी दो गतियाँ होती हैं? पहली तो पृथ्वी अपने ही एक्सिस पे जो है वो घूमती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं, या इसको हम दैनिक गति भी कहते हैं। ओके, और दूसरी जो है वो पृथ्वी एक हमारे सूर्य के चारों तरफ लगातार जो है परिक्रमण करती रहती है, तो उसको क्या कहते हैं? परिक्रमण गति या वार्षिक गति। तो ये दोनों ही गतियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं हमारे पृथ्वी के अंदर। जो है इन दो गतियों के कारण से बहुत से जो है चीज़ें होती हैं, बहुत सी घटनाएं होती हैं। तो हम अब डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या इनके इफेक्ट होते हैं और ये किस लिए होती हैं। ओके, तो रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन ये दोनों ही गतियां हमने पढ़नी है। सबसे पहले हम बात करेंगे घूर्णन गति की, यानी कि रोटेशन की। ओके, तो रोटेशन जैसे कि हमने बताया कि पृथ्वी जो है वो जब अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा की तरफ घूमती है तो उसे हम क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं, गति कहते हैं। और उसमें कितना टाइम लगता है? 23 घंटे 56 मिनट 40 सेकंड। तो ऑलमोस्ट हम इसको 24 घंटे ही मान लेते हैं। हम कहते हैं भाई दिन जो है वो 24 घंटे का होता है। तो फ्रेंड्स ये जो गति होती है ये किस लिए इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि इस गति के कारण ही हमारे पृथ्वी के ऊपर दिन और रात होते हैं। जब अपने एक्सिस पर जो है वो रोटेशन करते हुए पृथ्वी घूमती है लगातार, तो भाई उसका जो वाला हिस्सा सूर्य के सामने आएगा तो वहां पर दिन हो जाएगी, और जो उसके पीछे की साइड जाएगा वहां पर रात हो जाएगी। तो इस प्रकार से इस गति के कारण हमारे दिन और रात की जो क्रियाएं हैं वो होती हैं। उसके साथ साथ जो पवन है हमारे पृथ्वी पर, अलग अलग जो प्रकार के जो विंड्स होती हैं उनका जो मूवमेंट होता है वो सब इसके कारण होता है। किसके कारण? घूर्णन गति के कारण। उसके अलावा हम जानते हैं कि अलग अलग प्रकार की समुद्री जलधाराएं उत्पन्न होती हैं एक महासागर से दूसरे महासागर की तरफ। तो ये जो समुद्री जलधाराएं हैं ये मॉनसून में बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। तो ये भी इसका उत्पन्न होने का कारण भी हमारे पृथ्वी का घूर्णन ही होता है। ओके, तो ये है घूर्णन का इंपॉर्टेंस। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। दूसरी हमारे पास जो गति है वो है आपका परिक्रमण या रिवॉल्यूशन। ओके, तो रिवॉल्यूशन हम सब जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ जो है वो परिक्रमण करती है। मैंने बताया था आपको कि जो सारे के सारे ग्रह हैं एक्सेप्ट आपके शुक्र और कौन सा? अरुण, इन दोनों को छोड़कर बाकी सारे ग्रह हमारे सौर परिवार के जितने भी हैं वो पश्चिम से पूर्व की तरफ यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। बाकी वो दोनों जो ग्रह हैं वो क्लॉकवाइज वो मूव करते हैं। तो इस प्रकार की जो गति है वो लगातार चलती रहती है और एक साल में ये संपन्न होती है। तो इसमें कितने टाइम लगता है? हमारा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45 सेकंड। तो ये जो पूरा टाइम पीरियड है ये एक वर्ष का टाइम पीरियड कहलाता है। तो कहने का मतलब है परिक्रमण जो है उसके कारण जो है पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है उस पर क्या होता है? हमारा जो वर्ष होता है उसका डिसाइडेशन होता है। दूसरा, जो पृथ्वी है उस पर इस गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। ओके,
तो जो हमारे मौसम परिवर्तन होते हैं, कभी हमारे यहाँ गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी बसंत है ना, कभी पतझड़ है, तो ये सब किसके कारण होता है? ये ऋतु परिवर्तन जो है वो पृथ्वी की इसी परिक्रमण गति के कारण होता है। और दूसरा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पृथ्वी, जो अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगर 23.5 डिग्री एक्सिस पर ना झुकी हो पृथ्वी, तो पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का मौसम परिवर्तन ऋतु परिवर्तन संभव ही नहीं है। ओके, अब ये कैसे होगा, ये अभी हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। वर्ष भर जो है वो पृथ्वी जो है विभिन्न स्थानों पर दिन व रात की अवधि में परिवर्तन होता रहता है। तो ये भी हम जानते हैं कि कहीं पर जो है वो दिन बड़े हो जाते हैं, कहीं पर छोटे हो जाते हैं, कहीं पर जैसे अभी हमारे यहाँ दिन रात होगी तो कहीं दिन भी होगी। तो ये सब जो है वो परिवर्तन होते हैं इस आपके परिक्रमण के कारण। अब हम इस चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए इस चित्र को। यहाँ पर हम देखते हैं कि सूर्य जो है वो सेंटर में है हमारे, और पृथ्वी जो है वो लगातार चारों तरफ घूम रही है। तो पृथ्वी को मैंने अलग अलग 4 अलग अलग कंडीशंस में दिखाया है, ये ऊपर और नीचे। यहाँ पर जो है मैंने प्रत्येक जो पृथ्वी बनाई है उसके ऊपर 3 रेखाएं खींची हैं। तो ये 3 रेखाएं कौन सी हैं, जो हमने कल डिस्कस की थी। तो अगर कल जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा उन्हें समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये 3 रेखाएं कौन सी हैं। तो पहली जो बीच वाली रेखा है 0 डिग्री जिस पर लिखा हुआ है वो कौन सी है? इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा। फिर ऊपर वाली मकर हो जाएगी, और नीचे ऊपर वाली कर्क और नीचे वाली मकर। तो इस प्रकार जो सारी की सारी जो है ये मैंने दिखा रखा है, इस पर इनकी स्थिति दिखा रखी है। अब जो फ्रेंड्स यहाँ पर पहली जो कंडीशन है यहाँ पर 21 मार्च की कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन यहाँ पर 23 सितंबर की। तो इन दोनों ही कंडीशन में आप देखेंगे कि जो किरण है वो डायरेक्ट कहाँ पड़ रही है, ये वाली, ये बीच पे, यानी कि जो विषुवत रेखा है, यानी कि जो भूमध्य रेखा है उस पर पड़ रही है। ओके, यहाँ पर देखिए इस पे भी और इस पे भी, दोनों पे मैंने दिखा रखा है कि किस पर, बीच वाली पर पड़ रही है ना। तो इसका मतलब ये जो दोनों ही डेट होंगे 21 मार्च और दूसरा 23 सितंबर, इन दोनों ही डेट ऐसे होंगे जिस पर पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होंगे हर जगह। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों ही स्थितियों को क्या कहा जाएगा? पहली जो स्थिति है हमारी ऊपर वाली, इसको कहा जाता है बसंत विषु, यानी कि स्प्रिंग इक्विनॉक्स। ओके, तो इक्विनॉक्स कौन सी कंडीशन होती है? जब कि सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर पड़ता है तो उस कंडीशन को इक्विनॉक्स कहते हैं। पहले तो आप ये समझ लीजिए। और जो बसंत में होता है 21 मार्च को, तो उसलिए इस कारण से उसको कहते हैं हम स्प्रिंग इक्विनॉक्स। ओके, और जब ये 23 सितंबर को होता है तो शरद विषु इसको कहते हैं, और तब इसको हम कहते हैं ऑटोमन इक्विनॉक्स। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन समझ में आ गई आपको। अब ये इधर वाली 2 कंडीशन देखिए। यहां पर देखिए कि मैंने एक बार जो है वो दिखाया है कि सूरज जो है वो डायरेक्ट सबसे ज्यादा कहां पर पड़ रहा है? नीचे वाली, यानी कि मकर रेखा के ऊपर। और दूसरी वाली में दिखाया है कि ऊपर वाली जो हमारी कर्क रेखा है उसके ऊपर पड़ रहा है। तो इस स्थिति में क्या होगा? जहां पर जिस पर जो है वो सूरज होगा, सूर्य डायरेक्ट पड़ेगा। जैसे अभी यहाँ पर इस वाली कंडीशन के ऊपर जो है सूर्य कर्क रेखा के ऊपर डायरेक्ट पड़ रहा है। तो इसका मतलब कर्क रेखा कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा होने के कारण जो है वो यहाँ पर कौन सा दिन हो जाएंगे? गर्मियों के दिन हो जाएंगे। और इसी कारण से 21 जून जो है यहाँ पर जो है वो सबसे बड़ा दिन हो जाएगा। तो हमारा जो भारत है वो भी इसी गोलार्ध में पड़ता है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। तो इसलिए हमारे यहाँ 21 जून सबसे बड़ा दिन हो जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। ओके, सोलिस्टाइस कहते हैं इसको, अयनांत मतलब सोलिस्टाइस। ओके, और दूसरी कंडीशन देखिए, यहाँ पर जब इस स्थिति में जब सूर्य की जो किरणें हैं वो डायरेक्ट जो है वो मकर रेखा के ऊपर डायरेक्ट पड़ रही हैं। तो ये जो मकर रेखा ये कौन से गोलार्ध में है? दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध में आप देख सकते हैं कि इस स्थिति में क्या होगा, आपका 22 सितंबर को ये कंडीशन आएगी। और उस स्थिति में जो हमारा वाला गोलार्ध होगा वहां पर तो शीत अयनांत होगा, लेकिन वहां पर जो दक्षिणी गोलार्ध के देश होंगे वहां पर गर्मियों के दिन होंगे। इसी कारण से जो है वो ऑस्ट्रेलिया जैसे जो कंट्रीज होती हैं वहां पर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये दोनों इसी में पड़ते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ने के कारण यहाँ पर जो हम जब क्रिसमस मनाते हैं तो हमारे यहाँ सर्दी होती है, लेकिन उनके यहाँ गर्मियों के दिन होते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन हम वहाँ पे आएगी 22 दिसंबर को। ठीक है, तो ग्रीष्म अयनांत होता है 21 जून को, और शीत अयनांत होता है आपका 22 दिसंबर को, विंटर सोलिस्टाइस। तो और साथ के साथ क्या होगा, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डे इज ग्रेटर देन नाइट। समझ गए? तो इसका मतलब कि इस स्थिति में जबकि सूरज यहाँ पर होगा, यानी कि कर्क रेखा के ऊपर होगा या कर्क रेखा के आसपास होगा, तो उस स्थिति में जो हमारा वाला स्फीयर है उत्तरी गोलार्ध, वहाँ पर जो है दिन बड़े हो जाएंगे, रात छोटी हो जाएगी।
और जो साउदर्न हेमिस्फीयर है उसमें डे जो है वो ग्रेटर हो जाएंगे आपके नाइट से, यानी कि दिन बड़े हो जाएंगे और रातें दिन छोटे हो जाएंगे और रातें बड़ी हो जाएंगी। और उसी इसका ठीक विपरीत होगा यहाँ पर, है ना, यानी कि जिस भी हेमिस्फीयर के ऊपर जो है वो डायरेक्ट सूरज पड़ेगा तो वहाँ पर दिन बड़े हो जाएंगे और रातें छोटी हो जाएंगी। बाकी ये जो दोनों 21 मार्च और 23 सितंबर वाली स्थिति है, तो यहाँ पर तो दोनों सीधा सीधा डायरेक्ट कहाँ पर पड़ रहा है, विषुवत रेखा के ऊपर सूरज पड़ रहा है, तो इसलिए ये दोनों ही कंडीशंस बराबर वाली होंगी, न दिन बड़े होंगे न रात बड़ी होंगी, बराबर दोनों चलेंगे। तो ये कंडीशन है हमारे इक्विनॉक्स की कंडीशन, बसंत इक्विनॉक्स और आपके शरद इक्विनॉक्स। तो आई होप आप लोगों को ये फिगर के माध्यम से समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये मैंने थोड़ा तिरछा दिखाया है, ये तो ये इसीलिए दिखाया है कि पृथ्वी क्या है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगर सपोज पृथ्वी ऐसे तिरछी ना होकर ऐसे सीधी हो जाए और ये ऐसे हो जाए, तो इस स्थिति में देखिए अगर सूरज जो है यहाँ से पड़े, घूमते हुए कहीं से भी पड़ेगा, अगर सूर्य यहाँ से पड़े तो हर कंडीशन में जो है वो एक ही जैसी जो है वो हर जगह जो है वो एक समान जो है वो सूर्य की किरणें लगातार पड़ेंगी, तो इससे ऋतु परिवर्तन वहां पर होगा ही नहीं। तो इसका मतलब जो ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है, यही क्या है, कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबल है कि जिसके कारण से जो सूरज है वो कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, और वो उसके कारण उसमें मौसम में परिवर्तन हो रहा है। ओके, तो अब आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हम इसी की बात कर रहे हैं। जो चंद्रमा है हमारा, वो भी हमारा पृथ्वी का एक उपग्रह है, हम जानते हैं, और जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है वो लगातार, जैसे कि हमारे ग्रह जो है वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार जो कक्षा होती है, यानी कि आपका इलिप्टिकल जो पाथ होता है उसमें घूमता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो चंद्रमा जब पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करता है तो उस स्थिति में उसके जब वो निकटतम स्थिति में होता है तो उसको हम कहते हैं उपभू यानी कि पेरिजी की कंडीशन, और जब दूरस्थम स्थिति पे होगा तो उसको उपभू यानी कि एपोजी की जो कंडीशन कहा जाता है, ठीक है ना। और औसत दूरी जो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में होती है वो होती है 3,82,000 किलोमीटर। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से मूव कर रहा है, सपोज ये बीच में हमारी अर्थ है ना, तो अर्थ के चारों ओर जो है वो इस प्रकार से गमन करेगा, यानी कि इलिप्टिकल पाथ में। तो जब यहाँ पर होगा पहली कंडीशन के ऊपर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्टेंस बहुत कम है, जबकि अगर जब यहाँ पर होगा तो यहाँ पर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी। तो जो दूसरी कंडीशन है ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी, ये एपोजी की कंडीशन हो जाएगी, और जो पहली कंडीशन है ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी, पेरिजी की कंडीशन हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है वो डिस्टेंस जो है वो कम या ज़्यादा होती रहती है दोनों पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में, ऐसा स्टडी नहीं है, मतलब हर जगह से हम ये नहीं कह सकते कि एक जैसी डिस्टेंस है, कहीं पर कम होगी तो कहीं ज़्यादा होगी। तो ये जो हमारा हमने बताया, इसीलिए इसको औसत दूरी यानी कि एवरेज कहा है। ओके, तो एवरेज मतलब दोनों का ही औसत निकालें तो 3,82,000 किलोमीटर के आसपास होता है। ओके, चलते हैं आगे। तो आई होप आप लोगों को ये सारी कंडीशन समझ में आ रही होंगी। अब हम बात करेंगे ग्रहण यानी कि इक्लिप्स की। तो इक्लिप्स क्या होता है, ग्रहण, जब पृथ्वी, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं लिखा है भाई। पृथ्वी, सूर्य व चंद्रमा जो है वो तीनों जब एक ही कंडीशन एक ही रेखा में आते हैं तो हम जानते हैं कि इस स्थिति में ही ग्रहण के लिए कंडीशन बनती है, इक्लिप्स की कंडीशन बनती है। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, सिजगी या युति या वियुति की कंडीशन कहा जाता है, ठीक है। तो सिजगी कंडीशन क्या होता है, जब तीनों ही सूर्य, पृथ्वी व चंद्रमा एक सिद्ध में आ जाते हैं, और ये कंडीशन बनाती है हमारे इक्लिप्स कंडीशन, जिसमें पहली कंडीशन हो जाती है आपकी सूर्य ग्रहण की। ओके, सूर्य ग्रहण यानी कि सोलर इक्लिप्स। इसमें क्या होगा, जो पृथ्वी होगी उसके दोनों तरफ जो सन और मून है वो दोनों एक ही तरफ होंगे। देखिए सन और मून ये दोनों पृथ्वी के एक ही तरफ है, और चूंकि जो है वो इस स्थिति में चूंकि मून जो है वो बीच में है तो उसकी छाया पड़ने वाली है पृथ्वी के ऊपर, तो हमें क्या होगा, जो पृथ्वी पर व्यक्ति होगा इधर, उसको क्या नहीं दिखेगा, सूर्य दिखेगा नहीं, तो इसलिए सूर्य पर ग्रहण लग गया, सूर्य ग्रहण हो गया। और चूंकि जो है वो मून अपेक्षाकृत थोड़ा छोटा है, तो इसका मतलब जो पृथ्वी है वहां से सूर्य का जो है वो बाहरी भाग दिखेगा, यानी कि हल्की सी दिखेगी। तो आपने देखा होगा सूर्य ग्रहण की कंडीशन में कई बार जो है वो केवल बाहर वाला जो हिस्सा वो दिखाई देता है, उसी बाहर वाले हिस्से को क्या कहते हैं, हम कोरोना कहते हैं। कोरोना या किरीट उसको कहा जाता है, किरीट। ओके, तो सूर्य का वो जो हिस्सा उस टाइम पर दिखाई देता है एकदम रिंग की तरह दिखाई देता है, तो वो हमारा कोरोना या किरीट कहलाता है, और बाकी का जो हिस्सा है वो मून के कारण छिप जाता है। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण या सोलर इक्लिप्स कहते हैं। दूसरा है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण की कंडीशन में क्या होगा, जो मून है उसके और सन के बीच में जो है वो पृथ्वी आ जाएगी। तो इस कारण से जब ये आ जाएगी तो हमें जो पृथ्वी पर बैठा व्यक्ति है उसको
वो मून नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पर सूर्य की छाया पड़ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दो कंडीशन हमारी हो गई सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स की। तो इसके बारे में आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, इतना ये कंडीशन देख लीजिए। जो सूर्य ग्रहण है वो हमेशा अमावस्या को ही लगता है, लेकिन हर अमावस्या को लगेगा ये जरूरी नहीं है। ओके, और जो चंद्र ग्रहण है वो हमेशा पूर्णिमा को यानी कि फुल मून को ही लगेगा, लेकिन हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगेगा ये भी तय नहीं है। ओके, तो ये दो कंडीशन इसको याद रखनी है आपने। फिर हम बात करेंगे ज्वार भाटा। तो ज्वार भाटा क्या होता है? टाइड्स जिसको कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो चंद्रमा, पृथ्वी, इनकी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है उसके कारण जो पृथ्वी पर हमारे जो जितनी भी आपकी वाटर बॉडीज हैं, तालाब, समंदर, है ना, और बड़े बड़े जो महासागर हैं, है ना, उन सभी का जो पानी है वो ऊपर की तरफ उठता है, खींचता है। तो उसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? ज्वार आना कहेंगे। और जब नीचे वो वापस वो नीचे बैठता है उसको हम भाटा कहते हैं। अगर हम इसमें बात करें कि सबसे बड़ा जो ज्वार है वो कहाँ आता है दुनिया के अंदर, तो वो आता है फंडी की खाड़ी में, जो कि 15 मीटर से भी ऊपर का होता है। तो फंडी की खाड़ी कहाँ है? ये कनाडा में है। ओके, उसके बाद भारत की बात करें, भारत में सबसे बड़ा ज्वार कहाँ आता है? तो वो ओखा जो तट है उस पे आता है, जो कि गुजरात के अंदर है। ओके, तो ये दो कंडीशन आपने याद रखनी है कि जो विश्व में सबसे बड़ा ज्वार है वो कहाँ पर आता है और भारत में सबसे बड़ा ज्वार कहाँ पर आता है। अब हम बात करेंगे ब्लू मून। ब्लू मून, तो फ्रेंड्स एक माह में जो है हम ज़्यादातर जो है वो एक बार ही पूर्णिमा होती है, लेकिन कई कई बार एक माह में ही 2 बार जो है वो फुल मून हो जाता है। तो उस स्थिति में जो पहला वाला मून होता है उसको तो फुल मून यानी कि पूर्णिमा कहते हैं, और दूसरे वाले को ब्लू मून कहा जाता है। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है। चलते हैं आगे। आगे हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, इतना समझ गए आप। आज आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर। तो पृथ्वी जो है हमारे पृथ्वी का स्थल मंडल है फ्रेंड्स, उसके अंदर जो है वो हम जब पृथ्वी के अंदर अंदर तक देखते हैं तो उसमें जो है वो बहुत सारी परतें पाई जाती हैं और अलग अलग प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये जो संरचनाएं हैं इनका पता लगाया गया है, और इनका पता जो है कैसे लगाया गया है? जो पृथ्वी से जो है जो आपका जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है उसमें जो तरह तरह का लावा, मैग्मा, ये सब चीज़ें निकलती हैं, और जो अन्य वैज्ञानिक अध्ययन हुए हैं, खुदाई हुई है, इन सब के बेसिस पर जो है इस प्रकार की जो थ्योरियाँ भूकंप के द्वारा, है ना, तो इन सब के आधार पर निष्कर्ष निकाल कर जो है ये हमने ये पहुँचे हैं हम कि जो पृथ्वी का आंतरिक जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का है। तो पृथ्वी का जो आंतरिक स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स वो मुख्यतः 3 भागों के अंदर विभाजित है। तो कौन कौन से हमारे वो 3 भाग हैं इस फिगर के माध्यम से आप समझ लीजिए। सपोज ये मैंने एक पृथ्वी का एक टुकड़ा काट लिया, तो सबसे जो हमारे ऊपर वाली लेयर है वो हमारी कहलाती है भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट। ठीक है, तो ये ऊपर की जो लेयर है ये लगभग 70 किलोमीटर की लेयर है, जिसमें जो ऊपरी 30 किलोमीटर की लेयर है वो कहलाती है लिथोस्फीयर। तो ये सब आगे जो है ये फर्दर छोटे छोटे पार्ट्स में भी डिवाइड होते हैं, लेकिन उतना डिटेल में मैंने इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आप फर्दर जो है अगर किसी और एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उसमें आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये जो 30 किलोमीटर का ऊपर का एरिया है यहाँ पर ये लिथोस्फीयर का पार्ट है। ओके, और 70 किलोमीटर तक ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा क्रस्ट या भूपर्पटी कहलाता है। वहाँ से लेकर हम आगे जब बढ़ते हैं तो ये 2900 किलोमीटर तक का जो पार्ट है वो कहलाता है मेंटल यानी कि मध्य मंडल, और उसके बाद लगभग 6300 किलोमीटर 6370 किलोमीटर जो कि केंद्र तक जाता है सीधा सीधा, वो भाग कहलाता है कोर या क्रोड। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो हमारा डिवाइडेशन है इस प्रकार से किया गया है। इसके अंदर जो है वो ज़्यादातर जो अगर हम मेंटल की बात करें तो मेंटल वाली स्थिति में जो है वो जो अंदर चट्टानें होती हैं वो पिघली हुई अवस्था में हैं, और कैसी अवस्था? मैग्मा वाली कंडीशंस में। जबकि अगर हम अंदर जाते हैं कोर में, तो कोर में जो है वो ज़्यादातर ठोस अवस्था में चट्टानें हैं। तो ये हमारा डिवाइडेशन होता है। ओके, तो ये मोटा मोटा डिवाइडेशन आपने समझ लिया। अब इसमें कुछ खास बात भी होती है, जैसे कि अगर हम बात करें इसमें ये पूछा जाता है कि मुख्य तत्व जो है वो कौन कौन से पाए जाते हैं। तो जो हमारे क्रस्ट हैं उसमें जो है मुख्य तत्व पाए जाते हैं आपका सियाल। तो इसको सियाल के नाम से भी जाना जाता है। सियाल का मतलब होगा SINAL यानी कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम। तो इसका मतलब कि जो ऊपर वाली क्रस्ट है उसमें 2 तत्वों की प्रचुरता होती है, एक तो सिलिकॉन दूसरा एल्युमिनियम, तो इसीलिए इसको कहा जाता है सियाल। दूसरा हमारे पास है फ्रेंड्स मेंटल। तो मेंटल जो है उसको कहा जाता है सीमा। तो सीमा का मतलब होता है सिलिकॉन, और दूसरा Ma मतलब मैग्नीशियम। तो साइमा यानी कि सीमा, जिसको आप कुछ भी कह सकते हैं,
दूसरी परत को, तो इसमें जो है वो सिलिकॉन और मैग्नीशियम जो है इनकी अधिकता पाई जाती है इस वाली परत के अंदर। ओके, तीसरा हमारे पास है कोर यानी कि क्रोड, इसको केंद्र भी कहते हैं। इसको कहते हैं हम नीफे, नीफे यानी कि निकिल, एंड एफ का किसके लिए होता है, आयरन के लिए। तो जो सबसे नीचे वाली परत है उसके अंदर आपका जो आपका निकिल और आपके, सॉरी मैंने यहाँ पे क्या बोला, निकिल होगा ये, ठीक है। तो ये निकिल और Fe यानी कि आयरन, इन दो तत्वों की यहाँ पर प्रचुरता पाई जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इसको नीफे के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा और भी तत्व पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, आपका हाइड्रोजन हो गया, इस प्रकार की जो गैसें हैं ये भी पाई जाती हैं, लेकिन मेनली जो है ये तत्व पाए जाते हैं, इसलिए इनके नाम पर इन परतों को नाम डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो बाकी इसमें बहुत डिटेल है पढ़ने के लिए, लेकिन इतना कुछ मैंने इसमें ज़रूरी नहीं समझा। जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। ज़्यादातर इसमें जो है पूछा जाता है जब भी, तो वो या तो इनके क्रस्ट के बारे में ही पूछा जाता है, या इनमें जो ये प्रमुख तत्व हैं ये कौन कौन से हैं यही पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपको नाम याद रखने हैं। चलते हैं आगे। अगर हम बात करें तो आगे हम बात करेंगे चट्टानों के बारे में, यानी कि रॉक्स। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे रॉक्स के बारे में। हम जानते हैं पृथ्वी पर जो है वो पृथ्वी जो है वो काफ़ी एक ठोस ग्रह है ना। पृथ्वी पर तरह तरह की जो है हमारी चट्टानें हैं, है ना, सघन ग्रह इसीलिए इसको कहा जाता है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर चट्टानें क्या होती हैं, जो खनिजों के समुच्चय को चट्टान कहा जाता है। तो जो हमारी चट्टान होती है उस पर जो तरह तरह की खनिज होते हैं उसका समुच्चय होता है, और उसी से हमारी चट्टानें मिलती या बनती हैं। जो फ्रेंड्स जो आपका कोई भी पत्थर है वो एक प्रकार का खनिज ही होता है। अब भले ही वो यूजफुल है कि नहीं है वो बात अलग है, लेकिन वो एक खनिज की कैटेगरी में आता है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगर हम इसका वर्गीकरण की बात करें, इसको डिवाइडेशन करें, तो 3 प्रकार से डिवाइडेशन मुख्य रूप से हम चट्टानों का करते हैं। तो पहली जो डिवाइडेशन होता है वो है आग्नेय चट्टान या इग्नियस रॉक्स, दूसरी होती है अवसादी चट्टान यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स, और तीसरी होती है रूपांतरित चट्टान यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये 3 प्रकार से हम डिवाइड करते हैं हमारी चट्टानों को, ठीक है। अब एक एक करके देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं, क्या खास बात होती है। सबसे पहले बात करेंगे आग्नेय चट्टान यानी कि इग्नियस रॉक्स की। तो फ्रेंड्स जो इग्नियस रॉक्स यानी आग्नेय चट्टानें हैं, नाम से ही पता चल रहा, आग्नेय यानी कि आग से निकली हुई चट्टानें। इसका मतलब जो धरातल पर जो ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं, जो भी आपका मैग्मा निकलता है, वो जब जम जाएगा तो उससे कौन सी चट्टानें बनेगी, वो आपका इग्नियस रॉक्स बनेगी। लेकिन जो मैग्मा है वो कभी कभी पृथ्वी के बाहर ना निकलकर, यानी धरातल से बाहर निकलकर धरातल के अंदर ही जम जाता है। तो उस स्थिति में उसको क्या कहते हैं, मैग्मा कहा जाता है। अगर वो बाहर आके जमेगा, काले कलर का पूरी तरीके से होगा, तो उसको क्या कहेंगे हम, फिर लावा कहेंगे। तो फ्रेंड्स ये होता है, और जो ये लावा है ये ऊपर आकर एकदम से ठंडा होकर जम जाता है। तो जिस कारण से क्या होता है, ये जो चट्टानें हैं ये काफ़ी हार्ड हो जाती हैं, हार्ड भी होती हैं, और प्लस इसमें छिद्र बिल्कुल नहीं होते हैं, तो छेद युक्त नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये इसकी खास बात होती है। दूसरा, इन चट्टानों का निर्माण सबसे पहले हुआ था, क्योंकि पहले जब पृथ्वी के निर्माण के क्रम में पहले ज्वालामुखी विस्फोट हुए, उनसे तरह तरह का मलबा निकला, लावा निकला, तो वो उनसे ये इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ दोस्तों। तो इसीलिए इनको प्राथमिक चट्टानें या मौलिक चट्टानें भी कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो हमारे खनिज होते हैं, खनिज पदार्थ यानी कि जो मिनरल्स होते हैं, वो इसी के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि जब भी लावा निकला होगा तो उसके साथ साथ जितने भी खनिज पदार्थ हैं वो निकल गए होंगे सारे बाहर, तो वो वहाँ पर इनके बीच बीच में ही जम गए। तो इसलिए आप देखते हैं कि जो ये आग्नेय चट्टानों वाले इलाके हैं, जैसे कि आपका जो छोटा नागपुर का पठार जिसको कहा जाता है, तो आप देखते हैं कि ये इलाके कितने खनिज से भरे हुए इलाके होते हैं। तो ये खनिज युक्त चट्टानें होती हैं। इन्हीं दुनिया के अंदर जहाँ भी जो ज़्यादातर खनिज पाए जाते हैं वो इन्हीं प्रकार के चट्टानों के अंदर पाए जाते हैं। अगर हम बात करें जीवाश्म इसमें नहीं पाया जाता, क्योंकि इतना जो गर्म जो है लावा जब इसके ऊपर पड़ता है जीवाश्मों के ऊपर, तो वो जीवाश्म ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं, वो जल जाते हैं। तो उसमें हमारा जीवाश्म पाए जाने की संभावना नहीं होती है। जीवाश्म के अंदर क्या क्या आता है, जीवाश्म के अंदर वो सारी की सारी चीज़ें आती हैं जो ईंधन को हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल और बाकी अदर जो चीज़ें हैं, फॉसिल फ्यूल हो गया, है ना, फॉसिल्स हो गए, तो ये सारी हमारे जीवाश्म में ये इसमें नहीं पाए जाते हैं। तो ये कई बार ऑप्शन के अंदर दिया जाता है कि आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें जो उदाहरण की बात करें तो बेसाल्ट हो गया, ग्रेनाइट हो गया, ये चट्टानें जो है वो आपका आग्नेय चट्टानों के उदाहरण के अंतर्गत आती हैं। दूसरा है हमारे पास अवसादी चट्टानें यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स। तो फ्रेंड्स जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो आपके जो आग्नेय चट्टानें हैं उनके अपरदन के फलस्वरूप बनती हैं।
तो आग्नेय जो चट्टानें हैं यानी कि जो हमारी अभी हमने डिस्कस की, वो चट्टानें धीरे धीरे क्या होगी, कालांतर में करोड़ों सालों के अंदर तमाम तरह की जो हमारे फैक्टर्स होते हैं, पानी हो गया, हवा हो गया, आंधी तूफान, इन सब के कारण कहीं ना कहीं वो क्या होगा, टूटेंगी, उनका अपरदन होगा, फिर अपरदन होकर वो क्या होगी, उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगी, फिर वहाँ पर धीरे धीरे उसका जमावट होती जाएगी, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर चढ़ेगी, इस तरीके से जो है वो दोबारा से वहाँ पर नए प्रकार की चट्टानें बन जाएंगी। तो ये जो चट्टानें जब ये बनेंगी तो ये चूंकि लेयर से हिसाब से हैं, तो इसलिए ये परतदार हो जाएंगी, और दूसरी ये मुलायम भी होंगी क्योंकि ये अपेक्षाकृत बाद में बनी हुई है, और दूसरा एक के ऊपर एक लेयर से बनी है, तो ये काफ़ी सॉफ्ट चट्टानें होंगी। दूसरा इनमें छिद्र भी होंगे क्योंकि हवा जाने के लिए थोड़ा बहुत पोर्स वगैरह इसमें होंगे। फिर इसमें जीवाश्म पाए जाएंगे क्योंकि भाई एक लेयर होगी, उस लेयर में जब वो बनेगी उसके ऊपर तरह तरह के जो जानवर हैं वो मर जाएंगे, कोई पेड़ पौधे हैं वो मर जाएंगे, वो फिर दूसरे ऊपर उसके ऊपर लेयर जमेगी तो वो उसकी के नीचे दब जाएंगे, तो जब वो नीचे दबेंगे तो वहाँ पर फिर से जीवाश्म बन जाएंगे। तो इस कारण से यहाँ पर जो चट्टानें होंगी इसमें जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स पाए जाएंगे। ठीक है, फिर इसीलिए जो है ये इसकी खास बात हो गई। और अगर हम बात करें भूपटल पर जो सबसे ज़्यादा विस्तार है वो किसका है, तो इन्हीं चट्टानों का है। लगभग 75% एरिया में इनका विस्तार हमारी पृथ्वी के अंदर देखने को मिलता है। ओके, उसके अलावा अगर हम उदाहरण की बात करें तो हमारे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ग्रेफाइट, कोयला, ये सारे के सारे जितने भी हमारे हैं ये अवसादी चट्टानों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो समझ गए आप लोग। चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स आगे अगर हम बात करें तो तीसरी प्रकार की हमारी चट्टान आती है रूपांतरित चट्टान यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मेटामॉर्फिक जो रॉक्स होती हैं वो क्या होती हैं, अब ये दोनों ही प्रकार की चट्टानें हमने पढ़ ली, लेकिन इन पर जो है वो समय के साथ जो तापमान, दबाव, इन सब के कारण से क्या होगा, इनके रासायनिक स्वरूप में परिवर्तन आ जाएगा और ये अपने रूप को परिवर्तित कर देंगी। तो जब रूप परिवर्तित हो जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा, ये नए प्रकार में परिवर्तित हो जाएंगी, तो इसलिए इनको कहते हैं हम फिर आपका सेडिमेंट्री, ये रूपांतरित चट्टानें। समझ गए। अब जैसे कि इसका उदाहरण देख लीजिए, चूना जो पत्थर होगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, समय के साथ जब रूप परिवर्तन करेगा तो संगमरमर में बदल जाएगा। डोलोमाइट, चूना पत्थर और डोलोमाइट ये दोनों ही क्या होते हैं, कहीं न कहीं जो है बाद में संगमरमर में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसी जो बलुआ पत्थर अभी हमने बात की तो वो क्वार्ट्ज में बदल जाता है, जो ग्रेनाइट होता है वो नीस में बदल जाता है, जो बेसाल्ट होता है वो सिस्ट में बदल जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो हमारा चेंज हो रहा है, ये चेंज के बाद बन रही है जो वो क्या है, रूपांतरित यानी कि मेटामॉर्फिक चट्टानें होती हैं। समझ गए। तो इतनी सी बात हो गई, हमारी चट्टानें खत्म। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज के अंदर वीडियो, इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से, हमने 3-4 टॉपिक जो है डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए फ्रेंड्स, और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी नए यूजर्स आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड वीडियोस वगैरह नहीं देखी हैं अभी तक, तो जितने भी टॉपिक्स हैं उसको मैंने कवर करते हुए प्रवक्ता के सिलेबस के हिसाब से आपको टीचिंग एप्टीट्यूड भी करवाया है, तो आप लोग उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, थैंक यू।